यहाँ देखेंगे जो अपना टॉपिक होगा वो होगा परिवहन व संचार। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज परिवहन के टॉपिक पर। तो परिवहन क्या है यहाँ देखेंगे हम। ये एक ऐसा जो अपना अध्याय है जिसको हम पढ़ रहे हैं परिवहन के माध्यम से। और इस परिवहन में जैसे कि मैं पहले बता देता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम आज की वीडियो क्लास में विश्व की प्रमुख जो रेल परिवहन है, जो रेल मार्ग है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हो सके कि अपनी क्लास है वो आज 30-35 मिनट की हो सकेगी, बड़ी क्लास हम आगे देखेंगे तो पूरे 1 घंटे की क्लास लेने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको भी पता होगा कि परिवहन किसे कहते हैं, यानी कि किसी भौतिक माध्यम द्वारा किसी वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण करना या फिर आवागमन करने को ही परिवहन कहते हैं। फिर से देखते हैं कि किसी भौतिक माध्यम के द्वारा वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण करना या फिर आवागमन को ही हम परिवहन कहते हैं। तो यहाँ बहुत आसान सा टॉपिक है कि परिवहन क्या है। यहाँ पहला बनता है अपना परिवहन क्या है। परिवहन क्या है तो हमने देखा कि हम ले सकते हैं कि वस्तुओं को या फिर मानव, या आप लिख सकते हैं व्यक्तियों को, मानव या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण करना या फिर आवागमन करवाना, इसी क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। आगे देखेंगे कि परिवहन क्या है। परिवहन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल आसान सा शब्द लग रहा है आपको कि परिवहन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। क्रिया का मतलब काम धंधा, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य क्रिया कहलाता है। लेकिन यहाँ दोस्त देखते हैं यहाँ पे कि आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होगा। यहाँ आर्थिक क्रिया का अर्थ क्या होगा, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कुछ आय प्राप्त होती हो। क्या है? आय प्राप्त होती हो, यानी कि परिवहन के द्वारा जो पारिश्रमिक के रूप में जो आय प्राप्त होती है, इसीलिए इसको आर्थिक क्रिया कहा गया है। दोस्तों, ऐसी कोई क्रिया जिसके बदले में किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता हो तो वो क्या है, एक प्रकार से आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो पूरे दिन खाई खोदता है और उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको बिना किसी आर्थिक लाभ से ही वो कार्य करना पड़ता है। वो कार्य जरूर है, उस व्यक्ति की वो क्रिया जरूर है, लेकिन वो क्रिया है वो उसकी आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी, वो एक प्रकार की बेगारी कहलाएगी। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं इस पॉइंट में, यानी कि जो परिवहन है, जो परिवहन क्रिया है, जो परिवहन क्रिया का मतलब काम करते हैं। परिवहन एक उत्पादक क्रिया है। यहां देखते हैं, यानी कि आप ऐसा सोचते हैं कि ये उत्पादक क्रिया क्या है। यहां देखते हैं कि परिवहन है, ये एक उत्पादक क्रिया है। कहने का मतलब परिवहन के माध्यम से ही उत्पादन किया जाता है, यानी कि किसी न किसी चीज का उत्पादन होता है। अब आप देखते हैं कि परिवहन के माध्यम से किसका उत्पादन होता है। यह एक परिवहन है, वो एक उत्पादक क्रिया भी है, परिवहन एक आर्थिक क्रिया भी है। आर्थिक क्रिया का मतलब आपने समझा है कि यहाँ आर्थिक रूप से कुछ लाभ प्राप्त होना, और इसी से संबंधित ही है ये उत्पादक। कहने का मतलब है परिवहन एक उत्पादक क्रिया है। इसका जो उत्पाद है वो क्या है, इसका जो उत्पाद है वो क्या है, इसका उत्पादन क्या है। तो देखते हैं हमें कि परिवहन का उत्पादन क्या होता है
कि जैसे परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं या मानव या व्यक्तियों का जो स्थानांतरण या आवागमन होता है उसे हम परिवहन कहते हैं। लेकिन इस परिवहन के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, जो धन मिलता है, वो ही इसका उत्पादन कहलाता है। इसलिए हम कहेंगे कि परिवहन एक क्या है? उत्पादक क्रिया है। परिवहन एक उत्पादक क्रिया है। आर्थिक आधार पर क्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है। आर्थिक आधार पर क्रियाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके अंतर्गत ये जो परिवहन है उसके अंतर्गत परिवहन है वो तृतीयक क्रिया में शामिल किया जाता है। तृतीयक क्रिया में शामिल किया जाता है या फिर तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जैसे आर्थिक आधार पर हम क्रिया को कई भागों में बांटते हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाएं, जैसे द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक, पंचम क्रियाएं। तो उसमें जो अपना परिवहन होता है ये तृतीयक क्षेत्र के या फिर क्रिया में शामिल किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन बने अपने। पहला परिवहन क्या है, दूसरा बना है कि परिवहन आर्थिक क्रिया या नहीं, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि परिवहन है वो उत्पादक क्रिया है या नहीं, और उसके बाद में यानी कि परिवहन को किस क्षेत्रक में रखा जाता है। क्षेत्रक का मतलब किस क्रियाकलाप में रखा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ध्यान रखना, इसको सेवा सेक्टर भी बोलते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तीसरा वर्ग है तृतीयक क्षेत्र के सेवा क्षेत्र में शामिल है अपना परिवहन। तो दोस्तों अब देखेंगे आगे हम कि ये जो परिवहन की क्रिया हमने पढ़ी है, इसी परिवहन के कुछ प्रकार बने हैं, जैसे स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। जो मुख्य जो अपना आधार है पढ़ने का परिवहन का, वो अब शुरू होने वाला है। यहाँ देखते हैं, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो परिवहन को बांटा गया है 3 भागों में। जैसे कि आप सभी जानकार हैं कि स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। आज हम इन तीनों के बारे में न पढ़कर केवल एक स्थल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वह परिवहन जो स्थल पर होता हो, यानी कि स्थल पर होने वाला परिवहन है वो स्थल परिवहन कहलाता है, जैसे सड़क मार्ग के द्वारा या फिर रेल मार्ग के द्वारा। तो यहाँ देखते हैं, आज हम शुरू करते हैं स्थल परिवहन को। तो स्थल परिवहन को भी हम यहाँ बांटते हैं 2 भागों में। एक लेते हैं स्थल परिवहन को सड़क, या पहला हम रेल ले लेते हैं, रेल मार्ग परिवहन, और दूसरा लेते हैं सड़क परिवहन। तो आज हम रेल परिवहन के बारे में देखेंगे इस वीडियो क्लास में। तो अपनी ये क्लास अब मुख्य रूप से शुरू होती है। यहाँ देखते हैं रेल परिवहन। तो विषय के लेवल में कुछ थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ देखते हैं कि विश्व के अंदर पहले तो सड़क परिवहन प्रचलित हुआ, सड़क परिवहन के बाद अपना रेल परिवहन है वो प्रचलित हुआ है या चला है। तो इसमें देखते हैं हमें कि इंग्लैंड के अंदर जेम्स वाट ने 1769 में एक इंजन का आविष्कार किया, यानी कि इंग्लैंड में जेम्स वाट का नाम आपने सुना होगा। जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया। यहाँ थोड़ा गौर करने लायक बात है। जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर ही यहाँ
देखिए इंग्लैंड में जेम्स वाट ने जो इंजन का आविष्कार किया था वो किया था 1769 में, और इसके बाद 1814 में यहां देखें जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रथम रेल इंजन का आविष्कार किया। रेल इंजन का आविष्कार किया। फिर से देखिए, जेम्स वाट ने 1769 में केवल इंजन का आविष्कार किया है, और यहां स्टीफेंस ने सर्वप्रथम रेल इंजन का आविष्कार किया 1814 में। ये जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं ये अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही बता रहा हूं, इसके एक्स्ट्रा मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो सकती है। जितना आपको चाहिए 12वीं क्लास का लेवल, उसी लेवल से मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ देखिए कि एक तथ्य आ गया अपना कि इंग्लैंड में जेम्स वाट ने 1769 में रेल इंजन का आविष्कार किया, और उसके बाद में 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रथम रेल इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद देखिए इंग्लैंड के 2 नगर, इंग्लैंड में आरक्टन से डार्लिंगटन तक प्रथम रेल चली। यहां देखिए आरक्टन से डार्लिंगटन तक 27 सितंबर 1825 को विश्व की प्रथम रेल चली। फिर से आपको अपनी भाषा के अनुसार लिख सकते हैं कि 27 सितंबर 1825 को विश्व की प्रथम रेल चली। यहां देखिए 3 लाइन क्लियर हो गई। फिर से देखते हैं इसको, यानी कि जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया, और जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 में रेल इंजन यानी कि प्रथम रेल इंजन, यहां गौर करिए, प्रथम रेल इंजन का आविष्कार किया, और इंग्लैंड में ही आरक्टन से डार्लिंगटन तक विश्व की प्रथम रेल चली 27 सितंबर 1825 को। 27 सितंबर 1825 को विश्व की प्रथम रेल चली थी विश्व के अंदर। और यहां देखते हैं कि ये जो 27 सितंबर जो डेट है आपके सामने, यहां देखिए 27 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं आगे कि इस प्रकार आपको ये तथ्य याद होने चाहिए। हो सकता है छोटा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, यहीं से पूछ लिया जाए कि प्रथम इंजन का आविष्कार किसने किया। जेम्स वाट ने प्रथम रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस ने। प्रथम ट्रेन कब चली? 27 सितंबर 1825 को। कहां से कहां तक चली? इंग्लैंड के आरक्टन से डार्लिंगटन तक चली। चलो दोस्तों आगे देखते हैं कि जो रेल के आयाम होते हैं पटरियों के, उसका थोड़ा सा आपने जितना की बुक में दिया हुआ है उतना ही मैं आपको बता रहा हूं, और जो भारत का है वो आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो यहां देखते हैं कि रेल पटरी के आधार पर 3 आयामों में बांटा गया है विश्व की रेलवे लाइनों को। जैसे एक होता है बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। ये 3 प्रकार के जो गेज है या पटरियां हैं। ये पटरी दिया हुआ है कि 1.5 मीटर से
दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1.5 मीटर से अधिक होती है, 1.5 मीटर से अधिक होती है। और मीटर लाइन के अंदर होता है 1 मीटर, दो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। और ये जो छोटी लाइन होती है इसकी 1 मीटर से भी कम होती है। इसकी पूरी जानकारी है जो भारत का लेवल आएगा उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। एक छोटा क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं। यानी कि मानक लाइन किस देश में चलती है? मानक लाइन यानी कि दो पटरियों के बीच की दूरी के हिसाब से एक मानक लाइन है, तो ये किस देश में चलती है? ब्रिटेन के अंदर मानक लाइन भी चलती है। और मानक लाइन की जो दो पटरियां होती है, इन दो पटरियों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 1.44 मीटर। हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि मानक लाइन कहाँ पाई जाती है, तो ब्रिटेन में पाई जाती है। ब्रिटेन इंग्लैंड ही है, ब्रिटेन में पाई जाती है। और इसके बीच की दूरी होती है दो पटरियों की वो 1.44 मीटर होती है। इसी आधार के ऊपर एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि विश्व के अंदर सर्वाधिक रेल घनत्व कहाँ पाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व के अंदर सर्वाधिक रेल घनत्व, विश्व के अंदर सर्वाधिक रेल घनत्व या रेल पटरियों का घनत्व कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि रेल घनत्व जैसे हम देखते हैं जन घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं, लेकिन यहाँ हम रेल घनत्व देख रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सर्वाधिक जो रेल घनत्व है वो पाया जाता है कि यूरोपीय देश बेल्जियम में, यूरोपीय देश बेल्जियम में पाया जाता है। बेल्जियम में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। और ये कितना पाया जाता है? थोड़ा गौर से देखेंगे इसको। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाया जाता है। यहाँ इसको गौर करेंगे कि यहाँ वर्ग लगा हुआ है, वर्ग किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर ऐसे, 6.5 किलोमीटर ऐसे, 6.5 और 6.5 ऐसे। यानी कि इतनी जो एरिया होता है, इतना जो क्षेत्र होता है, इसको हम बोलेंगे, यदि किलोमीटर में लेते हैं सभी को, तो इसको हम बोलेंगे 6.5 या 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बेल्जियम में सर्वाधिक रेल घनत्व पाया जाता है। बेल्जियम में कितना पाया जाता है? 1 किलोमीटर लंबी लाइन, यानी कि 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 1 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पाई जाती है, जो कि विश्व का सर्वाधिक है। थोड़ा गौर करने वाली बात है कि विश्व में सर्वाधिक रेल घनत्व किस देश में पाया जाता है? तो उस देश का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम है, ये एक यूरोपीय देश है जो कि नीदरलैंड का पड़ोसी देश है। नीदरलैंड जिसका पुराना नाम ओलैंड है, यूरोप में है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। इसके अलावा और वैश्विक क्वेश्चन बनते हैं कुछ छोटे छोटे। इसमें देखेंगे कि सर्वाधिक लाइन है, रेलवे लाइन या पटरियां है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो आप हिसाब से देखते हैं कि भारत का नाम लेते हैं कि रेल पटरी की लंबाई के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में चौथा स्थान है, जबकि एशिया के अंदर भारत का तीसरा स्थान होगा। फिर से सुनिए, रेल पटरियों की लंबाई के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो विश्व के अंदर तो आता है चौथा स्थान, और यदि एशिया में पूछा जाए तो रूस और चीन और रूस के बाद भारत का तीसरा नंबर आएगा। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। रेल पटरी की लंबाई के आधार पर, रेल मार्ग की लंबाई के आधार पर देश, प्रथम देश कौन सा है?
सर्वाधिक रेलवे लाइन कहाँ पाई जाती है? यहाँ प्रथम लिख लेते हैं, द्वितीय लिख लेते हैं और तृतीय लिख लेते हैं और चतुर्थ। मैंने अभी बताया कि रेल मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत का चौथा स्थान आता है, भारत का चौथा स्थान आता है। और इससे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आता है यूएसए का, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, पर चीन और 3 नंबर पर रूस आएगा यहाँ। तो चाइना के अंदर 121,000 किलोमीटर, चाइना के अंदर कितना है? चीन के अंदर 121,000 यानी कि 1,21,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। और दोस्तों रूस के अंदर आते हैं, रूस जो कि एक एशिया का सबसे बड़ा देश है, 87,157 किलोमीटर, 157 किलोमीटर। और यहाँ देखते हैं भारत का, तो भारत का आता है 67,312 किलोमीटर, ये लंबाई पाई जाती है। यानी कि फिर से देखेंगे, यूएसए के अंदर 2,26,932 किलोमीटर, चीन के अंदर 1,21,000 किलोमीटर, रूस के अंदर 87,157 किलोमीटर और भारत के अंदर 67,312 किलोमीटर। तो यहाँ देखते हैं विश्व के अंदर तो भारत का चौथा स्थान है। और एशिया में पूछा जाए तो ये ऊपर का एक जो देश है ये एशिया में शामिल नहीं है, बाकी तीनों एशिया में है। तो एशिया में प्रथम चीन का, द्वितीय रूस का और तृतीय अपने भारत का आता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारत रेल मार्ग की लंबाई के आधार पर विश्व में तो चौथे स्थान पर आता है और एशिया के अंदर देखते हैं तो ये तीसरे स्थान पर आता है। तो मैं एक बार आपको ये पूरे वीडियो क्लास समझा रहा हूँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो इसके नोट्स भी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। चलो दोस्तों देखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको। ये आपके दिमाग में आता होगा क्वेश्चन, यानी कि किस सन के हैं। तो यहाँ देखिए ये है वर्ल्ड डाटा बैंक, वर्ल्ड डाटा बैंक 2015 का आंकड़ा है। वर्ल्ड डाटा बैंक 2015 का जो आंकड़ा दिया गया है वहां से ये लिया गया है। तो इस प्रकार से ये इनकी दूरियां पाई जाती है। अब दोस्तों देखते हैं, वीडियो क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, मैंने जो शुरू करना था पढ़ाना था वो तभी शुरू ही नहीं किया है। यहाँ देखते हैं, आगे देखेंगे कि ये जो रेल मार्ग के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देखेंगे जो अपने महाद्वीप है, महाद्वीप के आधार पर देखेंगे। आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रेल मार्ग के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों मैं इसको साफ कर लेता हूं फिर से। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखने वाले हैं, रेल परिवहन के बारे में। मैं बोर्ड के ऊपर आपके सामने मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र बना रखा है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सबसे बड़ा देश यहाँ देखिए कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है, इसके नीचे छोटे देश हैं जिनके रेल मार्गों को हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रेल मार्ग को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी यहाँ पार महाद्वीपीय रेल मार्ग दिए हुए हैं, जिसको एक तो कनाडा में, 2 कनाडा के अंदर है, कनाडा के अंदर एक कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जिसको हम पढ़ेंगे इसी वीडियो क्लास में, और कनाडा के अंदर ही एक दूसरा कनेडियन नेशनल रेल मार्ग, इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यदि समय मिला तो रूस जो अपना यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें भी 3 जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उसके बारे में भी हमें पढ़ेंगे। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होता क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होता है यानी कि एक महाद्वीप को एक किनारे यानी कि तट से लेके, एक छोर से लेकर पार करके दूसरे छोर यानी कि दूसरे तट तक जो रेल मार्ग आता है उसको हम बोलते हैं विद्यार्थियों या फिर ये छात्रों पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो आज हम उत्तरी अमेरिका, आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रेल मार्ग।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रेल मार्ग के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो और उसमें से रेल मार्ग का जो नाम मैं लेता हूं जो कनाडा में विस्तृत है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक के रेल मार्ग, यहां देखिए कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जैसे कि पता है कि कौन से देश में है ये, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, कैनेडियन का मतलब कनाडा में, जैसे इंडिया में है तो हम इंडियन बोलते हैं, तो कनाडा में है तो ये कैनेडियन पैसिफिक के रेल मार्ग है। तो यहां देखते हैं कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं और पढ़ते हैं आगे। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग पहले मैं समझा देता हूं, बाद में इसकी कुछ विशेषताएं हम लिखेंगे कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बड़ा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपके सामने, ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ये मैक्सिको, ये 3 बड़े देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में जो लगता है, पश्चिम के अंदर लगता है प्रशांत महासागर, पश्चिम में जो लगता है वो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर लगता है पश्चिम में। और इसके यहां पूर्व में लगता है अंटार्कटिक महासागर, यहां देखते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। तो यहां देखते हैं कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कनाडा में बनेगा, तो कनाडा के पूर्वी तट पर, यानी कि यहां एक नगर है और जिसको हम जानते हैं हैलिफैक्स के नाम से। ये जो नगर तट के किनारे पे बनता है ये है हेलिफैक्स, या कई जगह किताब में पढ़ने को मिला हेलिफ्रैक्स या हेलिफैक्स, ये हेलिफैक्स मिलेगा आपको एक्सपोर्ट के जो एटलस है उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हेलिफैक्स से शुरू होता है, पूर्वी तट पर हेलिफैक्स से शुरू होता है और पश्चिमी तट पर यहाँ एक नगर बना हुआ है वैंकूवर तक आता है ये, वैंकूवर तक। तो यानी कि वैंकूवर और हेलिफैक्स को मिलाता है या फिर हेलिफैक्स को वैंकूवर से मिलाता है, यानी कि इस महाद्वीप के इस छोर से शुरू होकर यहाँ तक ही आता है, इसलिए इसको पार महाद्वीपीय या अंतर महाद्वीपीय या ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकल रूप पर, यानी कि एक प्रकार से मानचित्र के अंदर इसके भौगोलिक स्थिति जानकर पढ़ेंगे तो ये जल्दी याद होगा आपको। यहाँ हेलिफैक्स से चलकर ये कनाडा के अंदर से ही चलता है और इधर आता है यहाँ एक नगर बसा हुआ है क्यूबेक तक आता है, क्यूबेक, और क्यूबेक से फिर आता है ये मॉन्ट्रियल, क्यूबेक से आता है ये मॉन्ट्रियल। ये 2 नगर है कनाडा के, क्यूबेक से मॉन्ट्रियल। लेकिन ध्यान रखना यहाँ मैंने क्या बना रखा है, ये जो एक ब्लैक लाइन बना रखी है ये है सेंट लॉरेंस नदी। ये क्या है, ये है सेंट लॉरेंस नदी है। कहने का मतलब क्यूबेक और मॉन्ट्रियल है वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर या आसपास में ही बसे हुए हैं। और दोस्तों ये सेंट लॉरेंस नदी आके यहाँ गिरती है इस खाड़ी के अंदर, और इस खाड़ी का नाम भी क्या है, सेंट लॉरेंस खाड़ी, यानी कि सेंट लॉरेंस खाड़ी के अंदर जाके ये नदी गिरती है। तो नदी को पार करके ये क्यूबेक, और क्यूबेक के बाद में किनारे पर बना हुआ यहाँ एक अन्य नगर है मॉन्ट्रियल आता है। और दोस्तों मॉन्ट्रियल से पश्चिम की ओर बढ़कर ये कनाडा की राजधानी ओटावा आता है,
कहाँ आता है ये मार्ग? कर्नाटक की राजधानी ओटावा आता है। इतना ध्यान रखना, ये जो मैंने सीमा बना रखी है इस संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगभग समानांतर ओटावा ही आता है, यानी कि कनाडा के दक्षिण में। तो यहाँ देखते हैं ओटावा, ये फिर से देखिए हैलिफैक्स, हैलिफैक्स से ये आता है क्यूबेक, क्यूबेक से मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल से मैंने अभी आपको बताया कि कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा आता है। फिर से देखिए ओटावा से आगे बढ़ने के बाद, ओटावा से आगे बढ़ने के बाद पश्चिम की ओर एक नगर आता है कनाडा का, कैडबरी। तो यहाँ आता है कैडबरी, कैडबरी आता है। कैडबरी के बाद में आता है दोस्तों विनिपेग, विनिपेग, कैडबरी। यहाँ देखिए ओटावा से कैडबरी, कैडबरी से विनिपेग। अब विनिपेग, यहाँ देखते हैं विनिपेग से आगे यहाँ पर्वत श्रेणी आ जाती है जिसको हम जानते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी के नाम से। तो रॉकी पर्वत श्रेणी को पार करके अब ये कैडबरी से विनिपेग, विनिपेग से आगे ये जाता है रेगिना। कहाँ पहुँचता है? एक नगर का नाम है रेगिना, ये रेगिना या रेंगिना पहुँचता है। और दोस्तों रेगिना से फिर ये पहुंचता है केलारी नगर, एक नगर और आता है केलारी, यहां देखिए केलारी, केलारी पहुंचता है। और फिर केलारी से ये पहुंचता है केमलूस, फिर ये पहुंचता है केमलूस, केमलूस नगर पहुंचता है। और केमलूस से फिर ये पहुंचता है अपने वैंकूवर, यहाँ लिखता हूं मैं वैंकूवर, ये वैंकूवर पहुंचता है। और वैंकूवर से फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाया है इस ओर यहाँ तक, यानी कि विक्टोरिया तक। विक्टोरिया, विक्टोरिया नगर है, इसमें बाद में बढ़ाया है, इसको वैसे पढ़ा जाता है तो यानी कि ये वैंकूवर तक ही पहुंचा जाता है, क्योंकि ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको ये वैंकूवर द्वीप है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो हैलिफैक्स से शुरू होता है, हैलिफैक्स से फिर सेंट लॉरेंस नदी को पार करता हुआ ये मॉन्ट्रियल पहुंचता है, फिर ओटावा पहुंचता है, फिर कैडबरी पहुंचता है, फिर विनिपेग पहुंचता है, फिर रेगिना पहुंचता है, फिर केलारी नगर पहुंचता है, केमलूस नगर पहुंचता है, वैंकूवर पहुंचता है, फिर विक्टोरिया पहुंचता है। इस प्रकार से ये यहाँ किसको पार करता है? और ये यहाँ पार करता है सेंट लॉरेंस नदी को। और यहाँ मैंने जो पर्वत श्रेणी बनाई थी, आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो एक विशाल पर्वत श्रेणी है उसको हम जानते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी के नाम से। तो ये रॉकी पर्वत श्रेणी की दुर्गम घाटियों, नदियों और पर्वतों या पहाड़ियों को पार करता हुआ ये पहुँचता है वैंकूवर। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि एटलांटिक तट से ये पश्चिम के अंदर प्रशांत महासागर के तट पर पहुंच जाता है। और इस रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था ये 1886 में हुआ था। इस रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था वो 1886 में निर्माण कार्य। और निर्माण कार्य का जो उद्देश्य था, निर्माण कार्य का उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया, तो थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ एक राज्य या प्रांत था कोलंबिया प्रांत, कोलंबिया प्रांत था। इस कोलंबिया प्रांत को ये जो यहाँ के राज्य थे इन राज्यों के संघ के साथ मिलाने के लिए, फिर से देखिए इस रेल मार्ग का निर्माण है, यानी कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का निर्माण है वो कोलंबिया प्रांत को मध्य व पूर्व में राज्यों के संघ के साथ मिलाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि यहाँ जो राज्यों का जो संघ है उस संघ में इस कोलंबिया को मिलाना था, इसीलिए इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है, इस रेल मार्ग की जो टोटल लंबाई है हैलिफैक्स से लेकर यहाँ वैंकूवर तक, तो वो है 7050 किलोमीटर। जो लंबाई है वो है 7050 किलोमीटर। ये कनाडा का सबसे लंबा व महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, ये विश्व का दूसरा लंबा रेल मार्ग है। और इस रेल मार्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। इसकी पहली विशेषता है किसकी? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की।
कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की जो हम विशेषताएं लेते हैं, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की विशेषताएं देखते हैं, तो इसकी पहली विशेषता है कि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा, फिर से लिखता हूं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह कनाडा के पूर्वी नगरों को, पूर्वी औद्योगिक नगरों को पश्चिमी औद्योगिक नगरों से आपस में मिलाता है। दूसरी विशेषता इसकी, यानी कि पूर्वी नगरों को पश्चिमी नगरों से, ये बीचे मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ओटावा आगे ये औद्योगिक नगर है, इन औद्योगिक नगरों को ये मिलाता है और यह इसकी आर्थिक दूरी कहलाता है। इसकी जो लंबाई है, इस मार्ग की लंबाई है वो 7050 किलोमीटर है और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1886 में हुआ और निर्माण करने का जो उद्देश्य था वो हमने वहाँ देख लिया, यानी कि कोलंबिया प्रांत को पूर्वी मध्य पूर्वी राज्यों के संघ में मिलाना या शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी विशेषता पहले पढ़ चुके हैं, इसकी एक विशेषता हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं कि यह सेंट लॉरेंस नदी को पार करता है। सेंट लॉरेंस नदी को पार करता है और रॉकी पर्वत श्रेणी के कुछ दर्रे हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, दुर्गम जटिल पहाड़ियां, उनको पार करके ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पहुंचता है। दोस्तों ये तो है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इसी कनाडा में एक अन्य रेल मार्ग है जिसको हम जानते हैं कनेडियन नेशनल रेल मार्ग। चलो उसके बारे में देखते हैं हम। कनेडियन नेशनल रेल मार्ग कनाडा के अंदर ही है। दूसरा है कनेडियन नेशनल रेल मार्ग। ये कहाँ से कहाँ जाता है, बस इतना ही दिया हुआ आपके पाठ्य पुस्तक में। तो ये क्यूबेक से है। यहाँ देखिए क्यूबेक से प्रिंस रूपर्ट तक जाता है। बीच में एक तो आता है एडमंटन नगर आता है और एक आता है जॉर्ज प्रिंस नगर और एक विन्नीपेग जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। क्यूबेक से पश्चिमी तट पर स्थित प्रिंस रूपर्ट तक जाता है। बीच में एडमंटन, जॉर्ज प्रिंस और विनिपेग इसके प्रमुख केंद्र आते हैं। तो इस प्रकार दूसरा जो कनाडा का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है कनेडियन नेशनल रेल मार्ग। प्रिय छात्रों, आज तक अभी तक इसी क्लास में इतना ही, और आगे का जो हमने पढ़ लिया उत्तरी अमेरिका के केवल कनाडा देश का। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रेल मार्ग है, पार महाद्वीपीय 3 रेल मार्ग है, उन रेल मार्गों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।